Morning students, it's your SST class. Now today we will start a new chapter in geography, chapter number 6, industries. In this chapter we will discuss about the industries, classification of industries, factor affecting location of industries, industrial system and region, India industrial region, distribution of major industries in the world and major industries, infrastructure and development, comparative and study of industries and information technology. Now before start the chapter, we will discuss manufacturing. What is manufacturing? Manufacturing is a process of raw material into finished products such as cotton into cloth, wood into pulp, into पेपर इज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. यानी मैन्युफैक्चरिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम रॉ मटेरियल से कोई भी फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि कॉटन से कॉटन क्लॉथ बनाते हैं, या वुड पल्प जो होती है उससे पेपर बनाते हैं, शुगर कैन से हम शुगर बनाते हैं, या फिर कोई भी जो हमारा वुड होता है वुड से हम फर्नीचर्स बनाते हैं. ये जो प्रोसेस है ये मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है. और मैन्युफैक्चरिंग का ये जो प्रोसेस है ये किसके हेल्प से किया जाता है? मशीन या टेक्नोलॉजी की हेल्प से किया जाता है. और हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है ये हमारी सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आती है. आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सच एज प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड टर्टरी एक्टिविटीज़. प्राइमरी में क्या होता है कि हम उन रिसोर्सेज का ऐसे ही यूज़ करते हैं जैसे कि वो हमें नेचर से मिले होते हैं. सेकेंडरी में हम प्राइमरी रिसोर्सेज को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, उनसे कोई भी फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं. और टेरिटरी में जितनी भी सर्विसेज होती हैं उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने में जो हेल्प करती हैं वो सारी हमारी टेरिटरी एक्टिविटीज़ आती हैं. इन सेकेंडरी एक्टिविटीज़ रॉ मटेरियल आर चेंज सो डैट मोर वैल्यू इज़ एडेड टू देम फॉर ह्यूमन यूज़. यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में रॉ मटेरियल दिया जाता है उसको एक वैल्यूएबल गुड्स बनाने में, जैसे कि हम वुड का यूज़ करते हैं पेपर बनाने में. मैन्युफैक्चरिंग इज़ क्लोजली रिलेटेड टू अदर ऑक्यूपेशन सिंस इट डिपेंड ऑन देम फॉर रॉ मटेरियल. यानी हम जैसे कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है बाकी सभी ऑक्यूपेशन सिंस इट डिपेंड ऑन देम फॉर रॉ मटेरियल. क्योंकि ये अपने रॉ मटेरियल्स के लिए सभी बाकी ऑक्यूपेशन पर डिपेंड है. फूड फॉर वर्कर्स एंड मार्केट फॉर फिनिश गुड. वर्कर्स पर जो गुड्स से फूड है उसके लिए मार्केट पर डिपेंड है फिनिश गुड्स. ठीक है. मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो हेल्प टू रिमूव पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. जो मैन्युफैक्चरिंग है वो गरीबी को दूर करती है और बेरोजगारी को दूर करती है. कैसे करती है? यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती हैं उसमें बहुत सारे वर्कर्स को काम मिलता है, और जब उन्हें काम मिलता है तो उनसे जो इनकम होती है उस इनकम से वो अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करते हैं. तो इससे क्या होता है? पॉवर्टी दूर होती है, यानी गरीबी दूर होती है और बेरोजगारी भी दूर होती है. और किसी भी कंट्री का, किसी भी नेशन का जो डेवलपमेंट है, उसकी जो पोजीशन है वो डिपेंड करती है उसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के डेवलपमेंट पर. यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा उतनी ही ज़्यादा उस नेशन की का भी डेवलपमेंट होगा. नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज क्या होती है? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी which is associated with production of good and service is called industry. एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पर गुड्स का प्रोडक्शन होता है, जहाँ पर सर्विस यानी किसी भी सेवाएं जो प्रोवाइड कराती है वो हमारी इंडस्ट्री कहलाती है. इट एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स द प्रोडक्ट ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस इज ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्री. यानी जब हम मिनरल्स को जो निकालते हैं या कोई भी गुड्स को बनाते हैं और किसी भी तरह की हम सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, ये सब हमारी इंडस्ट्री कहलाती है. Thus we have the variety of industries like iron steel industry. जैसे कि हमारे पास आयरन स्टील इंडस्ट्री है, उसकी भी बहुत सारी वैरायटी है. आयरन एंड स्टील इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन आयरन और स्टील क्या है? मैन्युफैक्चर्ड होता है, यानी इसको जब बनाया जाता है. कोल इंडस्ट्री, ऐसी एक कोल इंडस्ट्री है. कोल इज़ एक्सट्रैक्टेड इन टूरिज्म इंडस्ट्री आ सर्विस इज़ प्रोवाइडेड. और कोल इंडस्ट्री में जैसे कोल को निकाला जाता है. ठीक है. आयरन स्टील इंडस्ट्री में आयरन और यानी आयरन ओर से आयरन और स्टील बनाया जाता है. कोल इंडस्ट्री में कोल को हम जो माइंस जो होते हैं वहाँ से उनको निकालते हैं. और टूरिज़्म एक सर्विस है जो कि इट आ सर्विस इज़ प्रोवाइडेड, वो सर्विस प्रोवाइड कराती है. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज.
इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन, यानी कितने टाइप्स में हम इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड कर सकते हैं, उसको 3 टाइप्स पर हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ये 3 टाइप्स के हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज है। सर्वल फैक्टर्स लाइक अवेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, सोर्स ऑफ पावर, वाटर सप्लाई, अवेबिलिटी ऑफ स्किल लेबर, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, मार्केट फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एंड ऑनरशिप determine the location, डेवलपमेंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। यानी कुछ फैक्टर हैं जैसे कि हमारा रॉ मटेरियल बहुत इजीली मिल जाए, कहीं भी हमें आराम से मिल जाए, पावर जो होती है वो सोर्स ऑफ पावर, वाटर सप्लाई, स्किल्ड लेबर मिलने चाहिए, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, मार्केट फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड, जो हमारे मैन्युफैक्चर गुड है उसके लिए हमें अच्छी सी मार्केट मिलनी चाहिए। अभी हमने पढ़ा ना कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मार्केट के ऊपर डिपेंड है फॉर गुड्स, फिनिश गुड्स है ना, यानी फिनिश गुड जो है, मार्केट अगर अच्छी नहीं होगी तो वो अपना फिनिश गुड कैसे प्रोवाइड करेगा, यानी मार्केट चाहिए उसके। ऑनरशिप जो होती है लोकेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ चाहिए, ये सभी हमारी जो होती है डेवलपमेंट और ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के हैं। दस इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू सर्वल ग्रुप्स। इसी तरह से हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को कुछ ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर द 5 टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज अकॉर्डिंग द ओरिजिन ऑफ द मटेरियल, यानी हम अपने रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग अपनी इंडस्ट्रीज़ को 5 टाइप्स में डिफाइन कर सकते हैं उसको। देखिए, अब रॉ मटेरियल यानी हमें रॉ मटेरियल मिलता है उसके आधार पर हम अपनी इंडस्ट्री को 5 टाइप्स में कैसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहला आता है एग्रो बेस इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में जो हम एग्रीकल्चर से जो हमें प्रोडक्ट मिले होते हैं उनको हम मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में यूज़ करते हैं, ये हमारा एग्रो बेस इंडस्ट्री कहलाती है। यानी आप समझे ना कि जिन इंडस्ट्रीज़ में हम एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्ट मिला है उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे, वो हमारी एग्रो बेस इंडस्ट्री कहलाती है। जैसे कि अगर हम शुगर इंडस्ट्री यानी शुगर मिल लगा रहे हैं तो शुगर मिल के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें शुगर कैन चाहिए होता है, और शुगर कैन हमें कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर से। तो अगर शुगर कैन नहीं होगा तो शुगर मिल्स वेस्ट जाएंगी, शुगर कैसे बनाएंगी। तो इस तरीके से हमारी ये एग्रो बेस इंडस्ट्री है। कॉफ़ी, जूट, टी, कॉटन, ये सभी हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। आर सम ऑफ द रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, और इन्हें रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ किया जाता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में। सेकेंड है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। इन इंडस्ट्रीज़ में जो मिनरल्स होते हैं उन मिनरल्स को हम मैन्युफैक्चरिंग में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में हम एग्रीकल्चर से के प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे, ऐसे ही हम मैन्युफैक्चरिंग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में मिनरल्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे। एट टाइम दे एस्टेब्लिश देमसेल्फ नियर द माइनिंग साइट टू मिनिमाइज द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। और ये क्या होती है, जो हमारी माइनिंग साइट्स होती हैं, यानी जहाँ से हमें मिनरल्स मिलते हैं, उन्हीं के आसपास हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश करते हैं। क्यों? ताकि हमारी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो सके। दीज इंडस्ट्रीज़ यूज़ वेरियस मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ये इंडस्ट्रीज जो होती हैं बहुत सारी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स को यूज़ करती हैं, जैसे कि गोल्ड, कॉपर, आयरन और स्टील। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम एंड सीमेंट इंडस्ट्री एज द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। कौन कौन सी हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इसमें हमें मिनरल्स की ज़रूरत होती है। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ये सब हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं। नेक्स्ट थर्ड है पेस्टोरियल बेस्ड इंडस्ट्री। द इंडस्ट्रीज विच आर डिपेंड अपॉन द एनिमल फॉर रॉ मटेरियल आर कॉल्ड पेस्टोरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज। यानी वो इंडस्ट्रीज जो पूरी तरीके से एनिमल के ऊपर डिपेंड है एज अ रॉ मटेरियल के लिए। ठीक है, वो पेस्टोरियल बेस्ड इंडस्ट्री कहलाती है। जैसे कि मिल्क, मीट, स्किन, वूल, बोन्स, हाइड, हॉर्न्स आर द मटेरियल अपॉन विच दीज इंडस्ट्रीज आर डिपेंड। यानी जो पेस्टोरियल इंडस्ट्री है, जैसे कि बहुत डेयरी फार्मिंग जो होती है, ठीक है, वो पूरी तरीके से डेयरी फार्मिंग एनिमल्स के ऊपर डिपेंड है। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें बफेलो से या काउ से मिल्क नहीं मिलेगा तो डेयरी फार्मिंग जो है कैसे इस्टेब्लिश हो पाएगी। ठीक, तो इस तरीके से, या जो हमारी शिप है, शिप से हमें वूल मिलती है, बॉन्स हमारी बहुत सारे एनिमल से मिलते हैं, मीट एनिमल से मिलता है। तो ये सब इंडस्ट्री जो है ये हमारी पेस्टोरियल इंडस्ट्रीज़ में आती हैं।
इसमें कौन कौन सी है हमारी वूल एंड टेक्सटाइल, क्योंकि शिप से हमें वूल मिलता है, लेदर गुड्स, एनिमल से हमें लेदर मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट, ये सभी पास्टोरियल इंडस्ट्रीज में आते हैं। नेक्स्ट मैरिन बेस्ड इंडस्ट्री। मैरिन बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑब्टेन रॉ मटेरियल फ्रॉम सी और ओशियन। मैरिन बेस्ड वो रॉ मटेरियल ऑब्टेन करती है कहाँ से, सी और ओशियन से। प्रोसेसिंग ऑफ सी फूड एंड मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल आर मैरिन बेस्ड इंडस्ट्रीज। जो हमारा सी फूड का जो प्रोसेस है या जो हम फिश ऑयल बनाते हैं, ये हमारी मैरिन बेस्ड इंडस्ट्री कहलाती है। नेक्स्ट आती है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। दीज आर द इंडस्ट्रीज विच यूज़ द फॉरेस्ट बेस्ड मटेरियल फॉर प्रोटेक्शन। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिसमें हम फॉरेस्ट जो मटेरियल होता है वो प्रोडक्शन के लिए एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे पेपर, पल्प, तार, गम, रेक्सीन एक्सेट्रा आर सम ऑफ द रॉ मटेरियल यूज्ड बाय देम इंडस्ट्रीज। इन्हीं इंडस्ट्रीज में हम इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब यानी सेकंड नंबर पे साइज के बेस पर हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द साइज रेफर टू नंबर ऑफ लेबर्स, यानी साइज क्या होता है, बहुत सारे नंबर ऑफ लेबर, एंड द कैपिटल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कितने लेबर काम करते हैं एक इंडस्ट्री में, कितना पैसा लगाया है, इसी के अकॉर्डिंग हम साइज जो ऑन द बेसिस ऑफ साइज पर अपनी इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज मतलब जैसे एक छोटा सा रूम, घर, छोटी जगह, उसको हम कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज आर मोस्ट लोकेटेड इन रूरल एरियाज इन स्मॉल टाउन। जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है वो ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में या छोटे से टाउन में होती है। इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल होता है, यानी जो हम पैसा लगाते हैं, पूंजी जो लगाते हैं, वो बहुत कम होती है। लेबर इज़ सप्लाइड बाय मेंबर ऑफ द फैमिली, और लेबर हमें बाहर से ज़रूरत नहीं होती, बस फैमिली के जो मेंबर होते हैं वो वही एज अ लेबर वर्क करते हैं। इन सच इंडस्ट्रीज द स्किल आर्टिशियन, क्राफ्ट्समैन एंड फार्मर इन देयर फ्री टाइम वर्क विद वुड, कैन, आइवरी, स्टोन, ब्रास एक्सेट्रा। इस इंडस्ट्रीज़ में जो बहुत स्किल्ड आर्टिशियंस होते हैं, क्राफ्ट्समैन होते हैं, या जो फार्मर होते हैं, जब वो फ्री टाइम में होते हैं वो वर्क करते हैं वुड के द्वारा, केन, आइवरी, स्टोन, ब्रास, इन सब के द्वारा। दीज मेक गुड्स लाइक रोप, बास्केट एंड हैंडलूम क्लॉथ एंड लेदर आइटम्स। और इसमें किस तरह के गुड्स बनते हैं, जैसे रस्सियाँ बनती हैं, बास्केट बनाने का काम हो गया, हैंडलूम जो क्लॉथ, हाथ से जो कपड़े बनाए जाते हैं, लेदर आइटम्स जो बनाए जाते हैं, ये सब हमारे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। नेक्स्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, स्मॉल यानी छोटा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एम्प्लॉय और रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ वर्कर। इसमें कम वर्कर काम करते हैं और जो पूंजी का इन्वेस्टमेंट होता है वो भी बहुत कम होता है। दीज इंडस्ट्रीज एज पावर ड्रिवन मशीन्स, इस इंडस्ट्री में पावर ड्रिवन मशीन्स होती हैं। दे आर जनरली वॉन्ड बाय द इंडिविजुअल, और ये अकेले या मतलब खुद ही चलाई जाती हैं। जनरली इनके मालिक या तो कोई अकेला होता है या एम्प्लॉय या स्मॉल नंबर ऑफ लेबर, या जो थोड़े से लेबर जो वर्क करते हैं उसमें, वही इसमें एम्प्लॉय जो होते हैं वही इसके ऑनर होते हैं। रॉ मटेरियल आर ऑब्टेन फ्रॉम आउटसाइड एंड गुड्स आर सोल्ड थ्रू ट्रेडर्स। जो रॉ मटेरियल होता है वो बाहर से मंगाया जाता है और गुड्स जो है वो ट्रेडर्स के द्वारा बेच दिए जाते हैं। दे प्रोड्यूस क्लॉथ, पेपर गुड्स, टॉय, फर्नीचर, मशीन्स, पार्ट, पेपर गुड्स, यूटेंसिल्स एंड द लेदर गुड्स। और इसमें हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि कपड़े बनाने का काम हो गया, पेपर गुड्स हो गए, टॉय का काम हो गया, फर्नीचर्स हो गए, मशीन्स पार्ट हो गए, अलग अलग पार्ट्स जो बनाए जाते हैं, ये हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में हमारा बहुत ही हैवी पावर ड्रिवन मशीन्स यानी बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ करते हैं, हजारों लेबर काम करते हैं। अ कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट सिस्टम, एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट सिस्टम होता है, बहुत बड़ी लोकेशन चाहिए होती है। कैपिटल नीडेड फॉर सेटिंग अप द फैक्ट्री मशीन एंड फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स ह्यूज, यानी बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए, बहुत बड़ी पूंजी चाहिए उस फैक्ट्री को लगाने के लिए, मशीन्स को लगाने के लिए, या हम रॉ मटेरियल को जब परचेज करते हैं उन सब के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। दे ब्रिंग इन
इन रॉ मटेरियल फ्रॉम फार फॉर प्लेस, वो अपनी जगह से बहुत दूर दूर से मटेरियल मंगाते हैं और बहुत दूर दूर तक मार्केट तक अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट को वो सेल कर देते हैं, उनको बेच देते हैं, वहाँ पर भेज देते हैं या फिर वहीं पर सेल कर देते हैं। द एग्जाम्पल आर, इस तरह का एग्जाम्पल क्या है, आयरन एंड स्टील मिल्स जो होती हैं, टेक्सटाइल मिल्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, पेट्रोकेमिकल एंड ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज, ये सब हमारी किस में आती हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। यानी बहुत बड़े बड़े, इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा लेबर, ज़्यादा मशीन, सारी चीज़ें ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट आती है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। ये इंडस्ट्रीज़ के क्लासिफिकेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थ्रू देयर आर मैनी वे ऑफ डूइंग इट, बहुत सारे वे हैं इस तरह का काम करने के लिए, बट वी विल टेक द फॉलोइंग 4 टाइप्स, लेकिन ज़्यादा हमारे 4 टाइप्स की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, इन इंडस्ट्री में विच आर ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी ऐसा या तो किसी अकेले व्यक्ति के द्वारा ये इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं या फिर कुछ लोगों का जो ग्रुप होता है उनके द्वारा ये इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ आती हैं, जैसे आप सबने नाम सुना है, रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, ये सब हमारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़, इसमें जो मालिक होते हैं वो वॉन बाय एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के कंट्रोल में ये सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वही इसको चलाती हैं और वही इसकी मालिक होती हैं। इनमें कौन कौन सी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड आर द एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़। ये हमारे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आती है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज विच आर जॉइंटली ऑन्ड और ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड द इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। यानी जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, इसमें जॉइंटली ये मिलकर, यानी ऑन बाय, और इसका मालिक भी गवर्नमेंट और कोई जो इंडिविजुअल है या फिर जो कुछ लोगों का ग्रुप है उन्हीं के द्वारा ये चलाई जाती है, वही इसके मालिक होते हैं, वही इनको ऑनर होते हैं। ठीक है, यानी जॉइंटली चलाई जाती है मिलकर, जैसे गुजरात एल्कलीज, पंजाब नेशनल बैंक एंड ऑयल इंडिया आर द जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ऑन एंड ऑपरेटेड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल। ये कुछ लोगों के ग्रुप के द्वारा या फिर कुछ लोगों के ग्रुप के द्वारा चलाई जाती है। जनरली द मेंबर आर प्रोड्यूसर, इसमें कौन होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं या सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल के सप्लायर होते हैं। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसको हम अमूल के नाम से जानते हैं, सुधा घी एंड लिज्जत पापड़ आर द एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव कंपनीज। लिज्जत पापड़ और सुधा घी हमारे कोऑपरेटिव कंपनीज के एग्जाम्पल हैं। यानी इसमें कुछ का ग्रुप जो है वो जो रॉ मटेरियल या फिर जो सप्लायर होते हैं, जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, जो मेंबर होते हैं, वही इसके ऑनर होते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन आर सेटअप इन कोलैबोरेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टर। यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस क्या होती हैं, जिसमें हम कोलैबोरेशन मिल जाते हैं फॉरेन इन्वेस्टर के साथ, यानी विदेशी इन्वेस्टर होते हैं उनके साथ। इस तरह की इंडस्ट्रीज में ऑन एंड मैनेज बाय द मेंबर ऑफ 2 और मोर कंट्रीज, यानी एक या एक से ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं वो उनके द्वारा चलाई जाती है, मैनेज की जाती है। दिस इंक्लूड कंपनीज लाइक मारुति उद्योग एंड कोका कोला। और इस तरह की जो हमारी कंपनीज हैं उसमें कैसी हैं, हमारी मारुति उद्योग या कोका कोला। अब हमारा नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। किसी भी इंडस्ट्री लोकेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा इसमें कौन कौन से फैक्टर आते हैं, हमारी रॉ मटेरियल, हमारी पावर, लेबर, लैंड, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, कम्युनिकेशन, वाटर। ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो हमारी किसी भी लोकेशन को इफेक्ट करते हैं। अ प्लेस वेयर ऑल और मोस्ट ऑफ दिस फैक्ट्री आर प्रेजेंट इज़ आइडल फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। एक ऐसा प्लेस जहाँ पर ये सभी फैक्टर हमें मिल जाते हैं वो हमारी बहुत ही आइडल लोकेशन होती है इंडस्ट्रीज़ के लिए। सबसे पहले रॉ मटेरियल किस तरीके से हमारा इम्पोर्टेंट है, देखिए इंडस्ट्रीज टेंड टू लोकेट इट्स
सेल्फ नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने आप को कहाँ लगाना चाहेंगी, जहाँ पर उनको इजीली रॉ मटेरियल मिल जाएगा। दिस इज़ डन टू सेव ट्रांसपोर्ट कोस्ट दैट दे हैव टू इनकर द ट्रांसपोर्टेशन रॉ मटेरियल फ्रॉम माइंस टू इंडस्ट्रीज यूनिट। यानी इससे क्या होता है, उनका ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट बचती है, यानी उनका पैसा बचता है। और हैव टू इनकर द ट्रांसपोर्टेशन, यानी जो रॉ मटेरियल में जो हमारी माइन से लेकर इंडस्ट्रियल तक जो यूनिट लगा उनको जो जितना भी खर्चा होता है वो बच जाता है। इंडस्ट्रीज यूजिंग हैवी रॉ मटेरियल, जो इंडस्ट्रीज होती है जो बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं, ज़्यादा हैवी रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं, जैसे कि वुड, कोल, आयरन और आर अंडर दिस कैटेगरी, वो सब इसी कैटेगरी के अंदर आती हैं। यानी वो हमारे रॉ मटेरियल के जो सोर्सेज हैं, जो प्लेसेस हैं, वहीं पर अपनी इंडस्ट्रीज़ को लगा देती हैं। नेक्स्ट है एनर्जी सोर्स। एनर्जी या फिर पावर इज़ रिक्वायर्ड टू रन द इंडस्ट्रीज। किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए पावर की ज़रूरत होती है, क्योंकि मशीनें हमारी पावर से ही चलती हैं। पावर इज़ ऑब्टेन आइदर फ्रॉम कन्वेंशनल सोर्स। पावर कहाँ से की जाती है, जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, फ्रॉम या फिर नॉन कन्वेंशनल सोर्स जैसे कि वाटर, इनसे हमें पावर मिलती है। हैंस मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज टेंड टू लोकेट नियर दीज हाउस। इसी वजह से ज़्यादातर इंडस्ट्रीज जो हैं वो इस तरह के सोर्सेज के नज़दीक है। इंडस्ट्री यूजिंग कोल एज द एनर्जी सोर्स आर लोकेट नियर कोल माइंस। जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कोल को यूज़ करती हैं एनर्जी सोर्स में, वो कहाँ पर होती है, कोल माइंस के नज़दीक होती हैं। एंड द इंडस्ट्रीज यूजिंग वाटर, और जो इंडस्ट्रीज़ वाटर को यूज़ करती हैं वो वाटर सोर्स के यानी रिवर्स के नज़दीक होती हैं। नेक्स्ट है हमारा वाटर। वाटर इज़ अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। वाटर दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए। वाटर हैज़ मल्टीपल यूजेस इन द इंडस्ट्रीज़। किसी भी इंडस्ट्री में वाटर के बहुत ज़्यादा अलग अलग यूजेस होते हैं। इट इज़ यूज एज अ कोलनेट एंड यूज फॉर ब्लीचिंग, और ये कोलनेट और ब्लीचिंग के लिए यूज़ होता है। हैंस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ सीरियस फैक्टर इन डिसाइडिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इसी वजह से जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, यानी वाटर कितनी मात्रा में वहाँ पर है, ये बहुत ही सीरियस फैक्टर है हमारे किसी भी इंडस्ट्रीज़ को इंडस्ट्री की लोकेशन को डिसाइड करने में। नेक्स्ट है कैपिटल। द साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री इज़ लार्जली डिपेंड अपॉन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जो हमारा किसी भी इंडस्ट्री की साइज है और उसकी लोकेशन है वो डिपेंड करती है हमारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर। लार्ज सम ऑफ मनी, ज़्यादा मात्रा हमारी कैपिटल की, टू सेट अप इंडस्ट्रियल यूनिट, बहुत ज़्यादा मनी चाहिए होता है हमें इंडस्ट्रीज़ को लगाने के लिए। मनी नीडेड फॉर परचेसिंग कॉस्टली मशीनरी, जो भारी भारी बड़ी बड़ी मशीनरी हैं उनको परचेज़ करने के लिए हमें मनी चाहिए होता है। रॉ मटेरियल यूज़ करने के लिए, उसको परचेज़ करने के लिए हमें मनी की ज़रूरत होती है। यानी किसी भी इंडस्ट्रीज़ को लगाने के लिए हमें ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। लेबर की जो अवेलेबिलिटी है फॉर इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए हमें लेबर तो चाहिए ही होता है। देयर शुड बी ईजी, ये बहुत ईजी और चीप यानी सस्ते और स्किल्ड लेबर हमारे मिल जाएं अगर किसी भी हमारी लोकेशन के पास, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस पॉपुलेशन residing in and around the raw material source can be employed for unskilled activities in इंडस्ट्रीज, बट फॉर मशीनरी वर्क देयर शुड बी स्किल्ड लेबर अवेलेबल। यानी हमारी जहाँ पर पॉपुलेशन रहती है, जहाँ पर हमारे रॉ मटेरियल के सोर्स होते हैं, वहाँ पर अनस्किल्ड लेबर भी हम इंडस्ट्रीज़ में हमें एक्टिविटीज़ में चाहिए, लेकिन जो मशीनरी का वर्क होता है उसके लिए हमें स्किल्ड लेबर भी चाहिए। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देयर शुड बी a good transport system so that the finished good can be transported to the market in time। यानी हमें एक इंडस्ट्री को लगाने के लिए बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए ताकि हम अपने फिनिश्ड गुड को मार्केट तक ले जा सकें। सम ऑफ द गुड आर पेरिशेबल इन नेचर, कुछ लाइक मिल्क, वेजिटेबल। कुछ हमारे गुड्स जो होते हैं वो पेरिशेबल होते हैं नेचर से, इन नेचर यानी ख़राब हो जाते हैं नेचर में, जैसे कि मिल्क है या वेजिटेबल है। बिफोर गेट दे पेस्ट दे हैव टू ट्रांसपोर्ट टू मार्केट, यानी जब वो ख़राब हो जाएं उससे पहले हमें मार्केट में उन्हें पहुंचाना होता है, ख़राब होने से पहले, ताकि वो फ्रेश रहें, तब तक हमें वो मार्केट में पहुंच जाए। एंड दिस इज़ पॉसिबल ओनली विद द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। और ये किसके द्वारा पॉसिबल हो सकता है, जब हमें अच्छा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मिल जाए।
नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ द मार्केट, मार्केट की अवेलेबिलिटी। देयर शुड बी अ मार्केट अवेलेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, यानी हमारी मार्केट जो है वो ट्रांसपोर्टिंग गुड्स के लिए मार्केट होनी चाहिए, तभी हम लोग अच्छे से अपने गुड्स को वहाँ पर बेच सकते हैं। मार्केट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस पेरिशेबल आइटम। मार्केट बहुत इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमें जो ख़राब होने वाले प्रोडक्ट हैं उनको उनके ख़राब होने से पहले ही पहुँचाना होता है। बिकॉज सच दैट स्पॉइल्ड इट इफ़ दो सप्लाइड इमिडिएटली टू द मार्केट, यानी अगर ये जो प्रोडक्ट होते हैं हमें इनको ख़राब होने से पहले तुरंत ही मार्केट में इनको पहुंचाना होता है, नहीं तो हमारे ये ख़राब हो जाएंगे और इससे जो ऑनर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान